हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल जेके कोडिंग पाठशाला पर। तो अब तक मैं आपको जावा की जो भी बेसिक चीजें थी जो हमें समझनी थी वो सभी चीजें मैंने आपको समझा दी। और पिछली वीडियो के अंदर मैंने जेडीके को इंस्टॉल कर कैसे करते हैं वो भी बता दिया। टेक्स्ट एडिटर पर कैसे प्रोग्राम लिखते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। और जेडीके, जेआरई और जेवीएम के अंदर क्या डिफरेंस है, इन सभी के बारे में हमने इस कल के लेक्चर में डिस्कस किया। पर अभी हमें जो डिस्कस करना है कि आप देखो, जब हम क्या कर रहे थे कि जब हम टेक्स्ट एडिटर पे प्रोग्राम लिख रहे थे तो हमें कई सारे टैब, मतलब हमें सीएमडी भी चाहिए और उस नोटपैड भी चाहिए, तो अलग अलग टैब हमें ओपन करनी पड़ती थी। पर आप देखो, अगर ऐसा कोई इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड किया जाए कि जिससे हमारा काम क्या हो जाए, फास्ट हो जाए। मतलब नोटपैड पे जब भी आप कोड लिखते थे तो हर एक लाइन आपको लिखनी पड़ती थी, कोई भी चीज उधर ऑटो जनरेटेड नहीं होती थी और आपको सभी चीज उधर कोई भी शॉर्टकट नहीं होते थे इधर। तो ऐसा क्या बनाया जाए कि जिससे डेवलपर की कैपेसिटी बढ़ जाए। तो उस समय कुछ अलग अलग प्रकार के आईडीई जनरेट हुए। अभी आईडीई मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कोडिंग के लिए जरूरी सारी जितने भी टूल्स है वो सभी टूल्स प्रोवाइड कर देता है। अगर आपने इससे पहले वीएस कोड अगर यूज किया होगा तो वीएस कोड के अंदर आप देखो कि वीएस कोड में जब भी आप कोड टाइप करते तो वो कलर दिखना, कोई भी सिंटेक्स आप लिखते तो कुछ ऑटो सजेस्ट आपको करना, तो उससे क्या हो जाता है कि आपकी कोड की एक्यूरेसी वीएस कोड के अंदर ज्यादा बढ़ती है। आगे समझ में? तो वीएस कोड भी एक स्मॉल आईडी की तरह भी आप उसे कह सकते हो। वैसे ही जावा के अंदर कई सारे आईडी होती है, पर हम इसके अंदर जो देखने वाले वो है इंटेलिजेंट आईडी। अभी इसको देखो आप, ये जो आईडी है मॉडर्न आईडी है। इससे पहले भी इक्लिप्स ये है, नेटबीन्स है, आगे हम देखेंगे उनके बारे में थोड़ा थोड़ा क्या है वो आईडी, कौन कौन से आईडी जावा के अंदर यूज किए जाते हैं। ये मोस्ट ऑफ दी प्रोजेक्ट ओरिएंटेड के अंदर इस आईडी के यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप कोड वीएस कोड के अंदर भी उसको लिख सकते थे। पर मैंने इधर इंटेलिजेंट आईडी लिया, नहीं तो वीएस कोड भी बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो अभी जावा ओरिएंटेड आप स्टडी कर रहे हो तो कोई भी इंटरव्यू के अंदर आपको हमेशा एक्सपीरियंस जो लोग होते हैं उनसे भी जाके पूछो कि इंडस्ट्रियल लेवल पे इक्लिप्स ज्यादा यूज होता है या इंटेलिजेंट आइडिया अभी ज्यादा यूज होने लगा है। ये दो मतलब आईडी भी पूछते हैं क्योंकि उनका काम भी उसी आईडी के ऊपर ज्यादातर होता है। तो अभी आप समझो कि आईडी एक्चुअल में क्या है। तो आईडी मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कोडिंग के लिए जरूरी है और उसके अंदर सारी जरूरी जो चीजें है तो सभी चीजें इधर प्रोवाइड की जाएंगी। और दूसरा एक फीचर्स आप कह सकते हो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का टूल बॉक्स है, मतलब कि इसमें कोड लिखने, राइटिंग या एरर ढूंढने, डिबगिंग और प्रोग्राम टेस्ट करने के टूल्स होते हैं। आगे समझे? आपने भी इस कोड अभी यूज किया होगा तो आपको पता चल जाएगा कि एरर जल्दी अंडरस्टैंड आपके जो नोटपैड से लिखने से अच्छा, अगर आपने किसी आईडी के अंदर कोड करोगे तो आपकी एरर जल्दी आपको ढूंढ भी सकते हो और आपको जब कोड टाइप करते हैं ना उसी समय पता चल जाता है। वहाँ डिबगिंग भी बहुत अच्छी तरीके से होती है। एरर को हैंडल करना या एरर को ढूंढना भी वहाँ सबसे अच्छा होता है। कोडिंग का सेंट्रल प्लेस मतलब कि डेवलपर इसी एक जगह से कोड लिखता है और चलाता है और उसे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। किसके अंदर? आईडी के अंदर। डेवलपर की एफिशिएंसी ऑब्वियसली बढ़ेगी क्योंकि एरर जल्दी उसको ढूंढ सकता है, उसका काम भी फास्ट हो जाएगा क्योंकि कुछ कोड ऑटो जनरेट हो जाएंगे बेसिक कोड, तो उसका काम भी उसी वे से फास्ट होने लगेगा, स्मार्ट तरीके से काम करना लग जाएगा। तो डेवलपर की एफिशिएंसी ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगी। तो इतनी सारी चीजें आईडी के अंदर आती है। नेक्स्ट कि हमें आईडी की जरूरत क्यों पड़ी, मैंने पहले भी बता दिया था कि डेवलपमेंट को इजी और फास्ट करना, क्योंकि इतने अभी तो छोटे छोटे कोड है तो नोटपैड पे आप टाइप कर सकते हो। जब बड़े बड़े कोड आ जाएंगे तो उस समय कुछ बेसिक चीजें अगर ऑटो जनरेट हो जाएगी तो डेवलपर का काम उतना ही फास्ट हो जाएगा। तो डेवलपर का काम उतना इजी और फास्ट बनाने के लिए आईडीए का निर्माण हुआ। वैसे प्रोडक्टिविटी आप देखोगे तो ऑब्वियसली अगर फास्ट और इफिशिएंट वे से चल रहा है, इजी वे से चल रहा है, तो प्रोडक्टिविटी भी मतलब आउटपुट भी आपका जल्दी आ जाएगा। आ गया समझ में? मुश्किल टास्क को सिंपल हम बना सकते हैं इससे। सब टूल्स एक ही जगह मिलते हैं, मतलब जैसे कि वर्कस्पेस में कोड एडिटर हो गया, टर्मिनल, डीबगर और वर्जन कंट्रोल सभी एक ही जगह पर होते। आ गए समझ में? ये हो गया अपना नीड ऑफ आईडी। आईडी के फीचर्स आप देखोगे तो कोड ऑटो कंप्लीट, मतलब कि अगर आप टाइप करते हो तो आईडी स्मार्ट सजेशन देता है, टाइम बचाता है और गलतियां कम होती है। अभी हम जब यूज करेंगे तो पता चली जाएगा, या इससे पहले आपने वीएस कोड अगर यूज किया होगा तो और अच्छे से आपको पता ही होगा। सिंटेक्स को हाईलाइटिंग करना, अलग अलग कलर के फॉर्म में कलर कोडेड वहां होते हैं, इसे रीड करना
इजी जाता है और बग्स इजीली हमें दिखाई देते हैं। वर्जन कंट्रोल इंटीग्रेशन मतलब गिट जैसे टूल्स के थ्रू आप कोड का बैकअप, ट्रैकिंग और टीम वर्क इजीली मैनेज कर सकते हो। आगे समझ वर्जन कंट्रोल को भी आईडीई सपोर्ट करते हैं। वीएस कोड के अंदर भी देखा था ना, आप वहां भी डायरेक्टली जो कोड लिख रहे हो उसे क्या कर सकते हो, गिट के ऊपर, गिटहब के ऊपर आप पुश कर सकते हो। सेम आपका इधर भी गिटहब के ऊपर आप इसे पुश कर सकते हो। एरर चेकिंग मतलब कि आईडीई तुरंत बताता है कि कोड में कहाँ गलती है। कंपाइल या रन करने से पहले मतलब आप जब लिखते हैं ना तभी रेड रेड आपको दिखाई नजर आता है वहां। आप डायरेक्टली जब कोड टाइप कर रहे हैं ना उसी समय एरर चेकिंग आपको जल्दी मिल जाती है। आई होप आपको ये आईडी की फीचर्स भी समझ में आ गए होंगे। अभी हमें समझना है कि कौन कौन से आईडी ये जावा के अंदर यूज किया जाता है। पहला जो आईडी है आप समझ सकते हो इक्लिप्स। अभी भी कई सारे इंडस्ट्रीज के अंदर इक्लिप्स को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। जब मैं जावा फुल स्टैक पढ़ाऊंगा आगे तो तभी भी हम इक्लिप्स का ही यूज करेंगे। लार्ज जावा प्रोजेक्ट के अंदर इक्लिप्स का यूज होता है। और अभी जो इंटेलिजी आइडिया है उसको यूज किया जाता है स्मार्ट कोडिंग के लिए। और इसके अंदर आप देखोगे तो फ्री और पेड दोनों भी इसके अंदर यूज होते हैं। और ये कोड असिस्टेंट इधर होता है। उसी के साथ फास्ट यूआई के लिए भी इसका यूज किया जाता है। मतलब उसका यूआई अगर देखोगे तो फास्ट है। और अपना इक्लिप्स है वो किसके अंदर यूज किया, स्पेशल फीचर देखोगे तो प्लगइन सपोर्ट करता है, फ्लेक्सिबल है। नेटबीन्स के अंदर भी कई सारे प्रोजेक्ट आपने बनाए होंगे। अगर आपने स्विंग के बारे में पता होगा आपको, स्विंग जावा स्विंग के अंदर या स्प्रिंग के अंदर आपने नहीं देखा होगा कि नेटबीन्स के अंदर हम प्रोजेक्ट ज्यादातर वहां बनाते हैं। मतलब बिगनर्स या जीयूआई डेवलपर के लिए इसका यूज किया जाता है। ये पूरा फ्री है, ड्रैग एंड ड्रॉप जीयूआई है, ओरेकल उसे सपोर्ट करता है। ब्लू जे नाम का भी एक आईडी है, स्टूडेंट्स लर्निंग के लिए फ्री है, इजी इंटरफेस, क्लास डायग्राम्स के लिए यूज होता है। जे डेवलपर मतलब कि एंटरप्राइज एप्लीकेशन फ्री है, ओरेकल टूल्स इंटीग्रेशन के लिए उसका स्पेशल यूज किया जाता है। तो कई ये जो मैंने बताया ये मोस्टली यूज किया जाता है अपने जावा के लिए। अब ये वीएस कोड के अंदर भी आपको कई सारे और एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ता है, तो मैंने वीएस कोड को नहीं लिया क्योंकि अभी आप प्रोजेक्ट ओरिएंटेड स्टडी करोगे आगे जाके, जावा के अंदर कोई प्रोजेक्ट बनाओगे तो वो वहाँ मोस्ट ऑफ द इंटेलिजेंट आइडिया ही यूज होता है। तो इंटेलिजेंट आइडिया के अंदर हम पूरे कोड करेंगे। आ गए समझ में? अभी नेक्स्ट आप समझो कि इंस्टॉलिंग इंटेलिजेंट आइडिया स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आप देखो कि आपको क्या करना है कि जो भी वेबसाइट है वहां पे जाके हमें क्या करना है कि वेबसाइट पर जाना है। नेक्स्ट हमें एडिशन चूज करना है कि कम्युनिटी एडिशन होता है और एक अल्टीमेट एडिशन होता है। तो आपका जो कम्युनिटी एडिशन होता है वो फ्री एंड ओपन सोर्स होता है। जावा के बेस्ट और स्टूडेंट बिगनर्स के लिए ज्यादातर कम्युनिटी एडिशन ही यूज किया जाता है। तो जो नेक्स्ट होता है अल्टीमेट एडिशन, वो पेड होता है विद एक्स्ट्रा फीचर्स लाइक वेब फ्रेमवर्क्स का, या कम्युनिटी एडिशन पर डाउनलोड बटन दबाओ, ऐसा उसका क्या होता है एडिशन का होता है। मतलब कम्युनिटी एडिशन ही आपको चूज करना है वहां जाके। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाके क्या करता हूँ, इंटेलिजेंट आइडिया को डाउनलोड करता हूँ। तो सबसे पहले आप देखो, जैसे आप इधर डाउनलोड करोगे तो नीचे आपको कुछ चीजें देखने को मिलेगी। इधर मैं क्या कर देता हूँ, इधर कुकी सेटिंग्स को इधर कट कर देता हूँ। नीचे आप देखो कि सभी जो उनका जो वेबसाइट है इंटेलिजेंट आइडिया का वो इधर ओपन हो जाएगा। जैसे आप डाउनलोड पे इधर डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड करने के बाद आप देखो आपको क्या करना है। इधर अभी मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडोज है। आपका जो भी होगा वो इधर से आपको चूज करना है। मतलब आप देखो कि इधर आपको डॉट जिप विंडोज के लिए, विंडोज के बारे में वो अभी बता रहा है। तो आपको क्या करना है, इधर डॉट ई फाइल को डाउनलोड करना है। आ गए समझ में? कई सारे लोगों का मोस्ट ऑफ विंडोज होता है, जिनका मैक है तो उनका मैक के लिए आपको अलग उसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उस कस्टमाइज करके मैक के बारे में जाना पड़ेगा। धीरे देखो विंडोज है, मैक ओएस है, लिनक्स है। तो अभी मेरा विंडोज है तो विंडोज का मैं डाउनलोड करूंगा। मैक ओएस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा। इधर देखो डॉट डीएमजी फाइल आ जाएगी। लिनक्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डॉट टार डॉट जीजेड लिनक्स आपको इधर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, विंडोज है तो मैं इधर डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे ही डाउनलोड करूंगा अभी मैं, तो इधर आपको फिर से क्या मिलेगा, एक मैसेज मिलेगा, थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग इंटेलिजेंट आइडिया, यूर डाउनलोडेड शुड बी स्टार्ट शॉर्टली, इफ इट डज नॉट प्लीज यूज दिस डायरेक्ट लिंक। तो डायरेक्ट लिंक पे भी आप कर सकते हो। पर अभी हमारा डाउनलोड इधर स्टार्ट हो चुका है तो इसको अभी हम डाउनलोड होने देते हैं। क्या होगा, क्या हमारा इधर डाउनलोड हो चुका है। मैं क्या करता हूँ, उसे ओपन करता हूँ। क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ। थोड़ा ये टाइम लेगा क्योंकि आप देखो कि अभी थोड़ा उसका जो पूरा जो था ना वो पूरा कितना 1.2 GB का था। तो डाउनलोड होने में जितना टाइम लग रहा था उतना ही टाइम इधर उसे ओपन होने में भी लगेगा। तो अभी देखो अभी ओपन हो चुका है। प्लीज वेट वाइल सेटअप इज लोडिंग, वेरीफाइंग आएगा।
अभी क्या होगा कि जैसे आएगा तो हमें इधर परमिशन देनी होगी कि क्या आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हो, तो यस इधर कर देने। यस करने के बाद अब देखो मैंने जो करंट आईडी था वो पहले से इंस्टॉल करके रखा था। फिर डू यू वांट टू विश कंटिन्यू, मतलब अगर मुझे फिर से आपको बताना है तो मैं क्या करता हूँ, इधर यस इसे कर देता हूँ और आपको एक एक स्टेप बताता हूँ। ये आने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट आने के बाद आपको क्या करना है कि जो अभी मेरे पीछे जो मैं यूज कर रहा था उसे क्या कर देता हूँ, मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ। तो अनइंस्टॉल साइलेंटली सेटिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन वर्जन नॉट बी डिलीटेड। तो अभी क्या करता हूँ, मैंने इधर फास्ट सिलेक्ट द इंटेलिजेंट आइडिया वर्जन दैट यू वांट टू अनइंस्टॉल। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इधर नेक्स्ट ओल्ड वर्जन था उसे अनइंस्टॉल कर देता हूँ, क्योंकि दो थे ना। अभी आपको कोई करने की जरूरत नहीं, अगर आप पहली बार अगर कर रहे तो वैसे ऐसे हो जाएगा। आपको क्या करना है, नेक्स्ट 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 पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इंस्टॉलेशन ऑप्शन। इंस्टॉलेशन ऑप्शन में जाकर आपको क्या सिलेक्ट करना है, इधर भी आपको क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। इधर आपको सिर्फ क्या करना है, इंस्टॉल कर देना है। कोई भी ऑप्शन वहां आपको चूज नहीं करना था, वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली अनइंस्टॉल पिछले जो वर्जन थे मेरे लैपटॉप के अंदर वो अनइंस्टॉल हो जाएगी। क्योंकि मैंने जो किया था ना तब इसका अलग वर्जन था। अभी मैंने दिखा सुबह फिर से डाउनलोड करके देखा तो उसका अलग वर्जन था। अभी अभी जो वो और सुबह जो डाउनलोड किया था वो दोनों लगभग सेम ही। तो आगे समझ में, तो फिर से मैं आपको एक स्टेप वाइज करके फिर से बता रहा हूँ। मेरे पास कोई दो लैपटॉप नहीं है कि उसके फिर से दूसरे लैपटॉप पे चेक करके देखूं। एक ही पर मैं करता हूँ और उसे अनइंस्टॉल करके फिर से आपको बताता हूँ। आगे समझ में, तो अभी इसको मैं इंस्टॉल होने देता हूँ। जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, आगे की स्टेप हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तब तक हमारे चलते हैं पीपीटी के ऊपर। तो आप देखो इधर कि मैंने आपको आईडी क्या है उस एक एक स्टेप मैंने बता दी। ये हम जो इंटेलिजेंट आइडिया यूज कर रहे हैं ना, वो सभी आज के टाइम पे बहुत ज्यादा यूज होता है, आईडी फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, क्योंकि ये असिस्टेंट इसके अंदर आ चुका है। और ये केवल जावा के अंदर ही नहीं, जो अपने कॉटलिन लैंग्वेज यूज करके ऐप डेवलपमेंट के अंदर भी इसे यूज किया जाता है। तो इसको आपको प्रैक्टिस में होना चाहिए। और कम इंटरव्यू के अंदर भी आपको ये पूछते हैं कि आपने कौन से आईडी के ऊपर काम किया। अगर आप करंट या पिछला जो होगा इक्लिप्स होगा, इन दोनों के ऊपर अगर काम करते हो तो उसका इफेक्ट थोड़ा ज्यादा पड़ता है। आगे समझ में, तो ये यही आपको नए जो आए हैं उन्हीं को आपको यूज करना है। आगे समझा, आईडी को यूज करना है। ये सभी स्टेप मैंने इधर लिख दिए है। आप ये पीडीएफ भी पढ़ लोगे ना तो भी आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पीडीएफ के अंदर भी कई सारी चीजें मैंने दी होती है जो आप पढ़ के भी समझ सकते हो। आगे समझे, अभी जो मेन काम अपना आता है ये भी हो गया, एक अभी हमारा चालू है। तो जब तक वो इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम आगे की सोचते हैं। तो अभी देखो जैसे फिनिश हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा तो क्या करना है, फिनिश आपको कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस इंपोर्ट वाला जो पार्ट है उसे क्या करना है कि आपको यूएस कोड का इंपोर्ट करना है या जेडबीन आइडियंस या स्कीप इंपोर्ट। आपको क्या करना है, इधर स्कीप इंपोर्ट कर देना है। और आगे का हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। मतलब अभी देखो इधर क्या करना है कि न्यू प्रोजेक्ट जो है ना उसके पे क्लिक करना है, क्योंकि हमें पहला प्रोजेक्ट हमारा जावा का बनाना है। सिंपल सा प्रोग्राम, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम मैं आपको इधर बताने वाला हूँ आज की क्लास में। तो न्यू प्रोजेक्ट करके क्या करूंगा, उधर अपने प्रोजेक्ट का नाम दूंगा और नीचे आपको क्या करना पड़ेगा, लोकेशन होगा उसे देखना पड़ेगा। इधर देखो जैसे मैं प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा तो आगे मैं आपको दिखाऊंगा क्या करना पड़ता है उसके अंदर। कस्टमाइज कर सकते हैं कि मतलब कि आपकी फॉन्ट की साइज कितनी देनी पड़ेगी। इधर आप देखो कि थीम आप लाइट भी कर सकते हो, तो फॉन्ट की साइज भी दे सकते हो, स्क्रीन के अनुसार आपकी साइज हो जाएगी इधर। आगे समझ में, और इधर देखो कि न्यू प्रोजेक्ट मैंने बताया था, ये न्यू प्रोजेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इधर प्रोजेक्ट का नेम देना है। जैसे मैंने जावा फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम दिया था। इधर आपको डेस्कटॉप पे अगर चूज करना है तो डेस्कटॉप का ऊपर आपको फाइल का पाथ देना है। रिपोजिटरी अगर क्रिएट करनी है तो गिट रिपोजिटरी पर भी आप क्लिक कर सकते हो। और आप देखो जैसे बिल्ड सिस्टम अपना आ जाएगा ना, तो जेडीके का इधर इंटेलिजेंट होगा। और जेडीके का होगा मतलब हमने जो जेडीके इंस्टॉल किया है, करंट जो जेडीके वही आपको इधर दिखाएगा। इधर देखो 24.0.1 वर्जन आपको दिखाएगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा जेडीके का तो वो जाके देखो कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं। नहीं तो यहाँ से भी आप डाउनलोड जेडीके कर सकते हो। आगे समझ में, ये होने के बाद आपको क्या करना है, क्रिएट कर देना है। क्रिएट होने के बाद आपको क्या करना है, ओपन करना है। जैसे आप ओपन करोगे तो आप देखो एसआरसी के अंदर जो आपने क्लास बनाई ना वो क्लास आपको इधर दिखेगी। मेन वाली जो क्लास है वो आपको इधर दिख रही है। और आपकी क्लास का नाम क्या है, मेन डॉट जावा, ऐसा ऑप्शन आएगा कि क्लास का नाम क्या होगा। उधर आप देखो, मैं अभी आपको करके बताऊंगा तो और अच्छे समझना। क्या आपको सजेशन भी चाहिए क्या नहीं, मतलब ये सजेशन आपको दिख रही है। अभी तो मैंने इधर दिए दिए पर उधर मैं कहूंगा कि मुझे नहीं चाहिए। और आप देखो सिंपल सा प्रोग्राम है, चाहे तो आप इधर इसे रख सकते हो और चाहे तो इसे डिलीट भी कर सकते हो। जो ऑटो जनरेटेड कोड आपको प्रोवाइड किया जाता है। आगे समझ में, जैसे किया तो यह हमारा जो पहला वाला जो कोड है उसको एग्जीक्यूट करके हम चेक करते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा अभी देखो अपना जो डाउनलोड हो चुका है उसे मैं क्या करता हूँ, ओपन मैं इधर कर देता हूँ। क्या करता हूँ, मैं इसे इंटेलिजेंट आइडिया को ओपन में इधर कर देता हूँ। तो अभी देखो 2025 का फर्स्ट एडिशन हमें इधर दिखाई नजर आ रहा है। तो सबसे पहले आप देखो कि अपना जो कस्टमाइज है उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इस कस्टमाइज के अंदर जाकर आप क्या कर सकते हो, उसका आईडी का फॉन्ट बड़ा घटा सकते हो, या यहाँ से आप क्या कर सकते हो, थीम को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मैंने थीम लाइट सिलेक्ट की तो आप देखो पूरा लाइट इधर हो जाएगा। अगर मैंने थीम डार्क सिलेक्ट की तो पूरे डार्क इधर हो जाएगा। और इधर देखो आईडी का जो फॉन्ट है वो आप इधर सिलेक्ट कर सकते हो। अभी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ इसके लिए उसका फॉन्ट मैंने इधर बढ़ा दिया है। आगे समझ में, अभी क्या करता हूँ, प्रोजेक्ट के अंदर जाता हूँ और हमें क्या करना है कि हमें न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक करना है। तो मैं इधर क्या करूंगा, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। हो गया। अभी अपने प्रोजेक्ट का जो नाम है
क्या रखूंगा, जावा, क्या रखता हूँ, जावा, जावा फर्स्ट, क्या करता हूँ मैं, जावा फर्स्ट, FIRST फर्स्ट, नाम उसका रख देता हूँ। और इसका जो भी लोकेशन है मैं क्या करता हूँ, इसका जो भी लोकेशन है मैं क्या करता हूँ, इसको डेस्कटॉप सिलेक्ट कर देता हूँ। क्या करता हूँ, डेस्कटॉप में इधर सिलेक्ट कर देता हूँ। तो डेस्कटॉप पे हमें क्या करना है, उसे क्रिएट करना है। और आप देखो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है कि अगर आपको गिट पे अगर रिपोजिटरी करनी है तो यहाँ से गिट पे भी आप पुश कर सकते हो। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसे टिक यहाँ कर देता हूँ, गिट रिपोजिटरी को भी इधर क्रिएट कर देता हूँ। बिल्ड सिस्टम इंटीजर आइडिया मावेन ग्रेडल, जो हमारे इंटीजर आइडिया है उसी को हम सिलेक्ट करते हैं। और आप देखो जेडीके मैंने जैसे बताया था, जो हमने पिछली बार जो डाउनलोड किया था वही वर्जन आपको इधर दिखा रहा है। वैसे मैंने दूसरा भी वर्जन 22 था वो भी आपको दिखाया, क्योंकि मैंने पिछला भी वर्जन इसके अंदर है। अगर कोई वर्जन नहीं होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से डाउनलोड जेडीके आपको करना पड़ेगा। जैसे आप इधर से आपको डिटेक्ट हो जाएगा, ऑटो डिटेक्ट कर लेगा वो आईडी। आपको क्या करना है, इधर क्रिएट पे बटन, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा पर मैंने स्लाइड के अंदर उसे ऐड कर दिया। जैसे ही मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो हमारा एक नया क्या हो जाएगा, नया प्रोग्राम इधर ऑटो जनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑटो जनरेट इधर हो जाएगा। अभी मैंने क्या किया कि वो सजेशन भी ऑन किया है, तो इसकी वजह से वो सजेशन भी आपको इधर दिख रहा है। आगे समझ। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को हम पूरा मैन्युअली लिखते हैं। इसको कर देता हूँ मैं Ctrl+X। ये होने के बाद हम इस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी फोल्डर आते हैं उसको अभी हम समझते हैं। तो एक होता है आइडिया, दूसरा होता है SRC। इस SRC फोल्डर के अंदर अपना जो क्लास का नाम है main.java अभी आपको उन्होंने दे दिया। कोई नया अगर बनाना होगा तो आप क्या करोगे, हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। हम उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। पर अभी देखो कि वो जो SRC के अंदर main.java वो आया है, कुछ ऑटो जनरेट कोड आया था, ये आईडी का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है। उसको मैंने क्या कर दिया, इधर हटा दिया। नीचे आप देखो गिट इग्नोर, मतलब कि कौन सी फाइल हमें इग्नोर करती है गिट पे पुश करते समय। और जावा फर्स्ट डॉट IML क्या होता है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारा जो जावा का पहला प्रोग्राम है हम इंटेलिजेंट आइडिया के अंदर करके चेक करते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ पब्लिक, क्या करता हूँ, पब्लिक क्या क्लास, जो क्लास का नाम इधर है उसी को आपको लेना है। इधर देखो ऑटो डिटेक्ट भी वह कर रहा है। आगे सामने इस क्या करता हूँ, करली ब्रैकेट में कर देता हूँ। जैसे मैं अभी देखो दूसरा करली ब्रैकेट दिया भी नहीं तो भी उसका आ गया। और इधर देखो आपकी जो मतलब आप देखो कि जो अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में इधर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, अगर मुझे मेन मेथड को लिखना है, अगर मैं इधर सिर्फ PSVM भी कर दूंगा ना तो भी आपका क्या हो जाएगा, इधर जनरेट हो जाएगा। क्या करना है, PSVM एंटर दबा के आपको पूरा जो मेन मेथड है वो ऑटो जनरेट हो जाएगी। तो एक उसका प्रॉफिट आपको इधर दिख रहा है। जैसे ही आपका ये हो गया, अभी मुझे क्या करना है कि सिंपल सा एक जावा का प्रोग्राम अभी लिखना है। तो इधर क्या करूंगा मैं, s डॉट आउट करके सिस्टम डॉट आउट डॉट, आप देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, s डॉट आउट में करूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, स्मॉल s डॉट आउट में इधर कर देता हूँ। क्या शॉर्टकट था उसका, याद नहीं आ रहा मुझे। सिस्टम देखो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इधर डायरेक्टली ऑटो जनरेट हो रहा है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसके अंदर क्या करता हूँ मैं, हेलो जेके इधर प्रिंट करके चेक करता हूँ। अब देखो मैंने पूरा मेन मेथड के अंदर जो भी कोड मुझे आउटपुट स्क्रीन पे दिखाना है वो मैंने इधर कर दिया। अभी मुझे क्या करना है कि इस कोड को आउटपुट मुझे देखना है। तो आउटपुट देखने के लिए आप क्या करोगे, इधर आपको दिख रहा है ना रन मेन डॉट जावा। जैसे रन मेन डॉट जावा करोगे तो क्या होगा, उधर आपको क्या करना पड़ता था, पहले उसको कंपाइल करना पड़ता था। कंपाइल करने के बाद आपका क्या हो रहा था, फिर से आपको जावा उसकी जो फाइल नेम है वो आपको डालना पड़ती थी। तो उधर ज्यादा टाइम आपका जाता था। इधर वैसे टाइम आपका नहीं जाएगा। इधर देखो डायरेक्टली आपका इधर आउटपुट आपको दिखेगा, हेलो जेके आपको इधर देखने को मिल रहा है। आगे समझे। और अभी मैं क्या करता हूँ कि एक और दूसरी लाइन इधर डालता हूँ। तो यस आउट आपको करना पड़ता है, कोई भी डाउट मुझे नहीं लेना था। यस आउट करने के बाद आप देखो मैं क्या करता हूँ, इधर क्या करता हूँ, जेके कोडिंग इधर लिखता हूँ। क्या करता हूँ, जेके कोडिंग को मैं इधर प्रिंट करता हूँ। जैसे जेके कोडिंग को मैं इधर प्रिंट करूंगा तो आप देखो ये क्या होगा, बिल्ड होगा। बिल्ड मतलब कि कंपाइल हो रहा है। कंपाइल होने के बाद आपका क्या हो जाएगा, रन इधर हो जाएगा। जैसे रन हो जाएगा आउटपुट स्क्रीन पर आपको क्या दिख रहा है, इधर हेलो जेके और जेके कोडिंग आपको देखने को मिला। अभी वो नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली कैसे जा रहा है वो हमें समझना है। तो नेक्स्ट लाइन में क्यों जा रहा है, क्योंकि ये लाइन क्या कर रहा है, उसे बता रहा है कि एक लाइन के बाद आप छोड़ के आगे चले जाओ। अभी मैं क्या करता हूँ, मान लो कि मैं इधर प्रिंट एलन सिर्फ प्रिंट लिखूंगा तो भी चलेगा, ऐसा नहीं कि प्रिंट एलन ही आपको लिखना है। अभी देखो क्या होता है, जैसे देखो अभी मैं जैसे ही इस प्रोग्राम को बिल्ड करूंगा तो हेलो जेके, अभी हेलो जेके होने के बाद अभी मैंने प्रिंट एलन नहीं किया तो वो नेक्स्ट लाइन में नहीं गया। मतलब एलन क्या बताता है कि पूरी लाइन मेरी है।
ये पूरी लाइन क्या हेलो जेके की लाइन है, उसमें आप कोई भी दूसरा नहीं डाल सकते। आ गए समझ में? तो मैंने क्या किया, एलएन को हटा दिया। आ गए समझ में? सेम अगर मैं क्या करता हूँ, फिर से इधर एलएन लगा देता हूँ और नीचे क्या करता हूँ, फिर से इधर से एलएन हटा देता हूँ, तो भी आप देखो क्या हो जाएगा। तो देखो हेलो जेके, और वो हेलो जेके मतलब प्रिंट एलएन हेलो जेके, पूरी एक लाइन हेलो जेके ने ले ली, पर वो क्या हो रहा है, आपको कोई भी प्रिंट करना है तो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करो। तो जेके कोडिंग के अगर अगर मैंने फिर से क्या किया, इधर इधर कोई लाइन मान लो कि यस यस आउट मैंने कर दिया, इधर शॉर्ट फॉर्म में आप ये सीख लो, आपकी उतनी ज्यादा क्या होगी, फास्ट तरीके से आप उस प्रोग्रामिंग को सीख सकते हो। यस आउट मैंने कर दिया। इसके अंदर अभी मैं क्या करता हूँ कि अभी क्या करता हूँ, कोडिंग में इधर लिखता हूँ, क्या करता हूँ कोडिंग में लिखता हूँ, ऐसे रन करता हूँ मैं। अभी रन करता हूँ तो आप देखो क्या होगा, जैसे मैं रन करता हूँ तो हेलो कोडिंग, और कोडिंग फिर से वर्ड आया, इधर देखो कोडिंग फिर से वर्ड आया। क्यों आया है आप देखो, क्यों आया, क्योंकि आपने प्रिंट एलएन उधर नहीं लिखा, मतलब जेके कोडिंग को ये बोला ही नहीं कि आपकी पूरी लाइन ले लो, तो एलएन क्या बताएगा, उसे पूरी पूरी लाइन आप ले लो। तो एलएन में जब करूंगा तो आप देखो तीनों अलग अलग लाइन में आपको देखने को मिलेगी। आ गए समझे? तो तीनों अभी देखो आप, तीनों अलग अलग लाइन में आपको देखने को मिले। तो यही था इस प्रोग्राम के अंदर, सिंपल से प्रोग्राम है वो मैंने आपको समझा दिया। अभी हमें कुछ बातें जो थेरोटिकल है वो आपको इंटरव्यू के अंदर घुमा फिराने के लिए पूछी जा सकती है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। आगे समझ में? तो आपने देखा कि कैसे हम जावा क्लास को आईडी के अंदर लिखते हैं, जावा कैसे क्रिएट करते हैं, प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, और उसके अंदर कोड कैसे लिखते हैं, वो सभी चीजें मैंने आपको इधर बता दी। अभी हमें जो सीखना था वो भी मैंने शोइंग आउटपुट भी आपको बता दिया क्या कैसे होता है। नेक्स्ट आपको ये समझना है कि जो आपकी पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन है ये एक्चुअल में क्या है। तो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ये उसके अंदर स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट आर्क्स का मतलब है, जो आपको इधर दिख रहा है ना, इधर देखो आप, जो आपको इधर दिख रहा है ना, ये जो लाइन है ना, इसका मतलब आप समझ लो कि पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन क्या होता है। तो पब्लिक मतलब क्या, कि एक्सेस करना, कोई भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। स्टैटिक मतलब क्या, उसको अभी हम समझते हैं। वाइड मतलब क्या, एक रिटर्न टाइप। और मेन जो है वो मेथड का नाम है, वो आपको हर जावा प्रोग्राम के अंदर लिखनी पड़ती है। अगर आपने मेन मेथड अगर डिक्लेयर नहीं करी तो आपका प्रोग्राम रन ही नहीं होगा, जेवीएम उसे समझ ही नहीं पाएगा। आगे समझे? तो हर जावा प्रोग्राम के अंदर आपकी मेन मेथड हमेशा रहेगी। अलग अलग मेथड के नाम हो सकते हैं, पर जिस क्लास के अंदर मेन मेथड दिए उसी क्लास का नाम हम क्या करते, अपने प्रोग्राम को देते हैं। फाइल को जब सेव करते हैं तो मेन डॉट जावा ही क्यों लिखा, क्योंकि मेन जो क्लास हमने बनाया है उसके अंदर मेन मेथड लिखी गई है। आगे समझ में? तो आपका जब तक आप क्या कह सकते हो कि ये जो मेन मेथड है ना, ये एंट्री पॉइंट है। अभी मैं एक लाइन आपको समझाता हूँ कि क्या कहने का मतलब है। तो मेन मेथड इन जावा, उसका हाई इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं, तो ये क्या होता है, एंट्री पॉइंट ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट कौन से क्या होता है, जो मेन मेथड आपकी होती है वो प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। और मेन मेथड जावा प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है, जो भी आपका मेन मेथड होता है वो जावा का प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, मतलब वहां से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। और जेवीएम जो होता है ना, अपना जावा वर्चुअल मशीन, कल आपको मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया उसको, जेवीएम को। तो जावा वर्चुअल मशीन क्या करता है, यहाँ से प्रोग्राम को चलाना स्टार्ट करती है। क्या करती है, प्रोग्राम को चलाना कहाँ से स्टार्ट करती है, वो सबसे पहले क्या ढूंढता है, जेवीएम। जेवीएम ये ढूंढता है कि प्रोग्राम के अंदर मेन मेथड क्या है। उस मेन मेथड के अंदर जो भी लिखा होगा उसको एग्जीक्यूशन करने का काम पहले जेवीएम करता है। अगर मेन मेथड नहीं होगा तो प्रोग्राम आपका रन ही नहीं होगा। तो आपके प्रोग्राम के अंदर हमेशा मेन मेथड होनी चाहिए। अगर मेन मेथड आप नहीं लिख रहे हो, मतलब कि आपकी प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। आगे सामने मस्ट बी पब्लिक एंड स्टैटिक। अभी पब्लिक एंड स्टैटिक ही क्यों लिखते हैं वो अभी हम समझते हैं। तो पब्लिक मतलब क्या, ताकि जेवीएम इस मेथड को कहां से भी एक्सेस कर सके। जेवीएम क्या कर सके, उसे कहां से भी एक्सेस कर सके, उसीलिए पब्लिक यूज किया जाता है। ये अच्छे से समझो, नहीं तो को कई सारे आपको सिर्फ ये बताते हैं कि पब्लिक मतलब क्या, कि एक्सेस करना, कोई भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। पर कोई भी कौन, जेवीएम ही उस मेथड को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। मेन मेथड हम लिखते हैं उसी के लिए कि जेवीएम क्या करता है कि सबसे पहला जो प्रोग्राम के अंदर एंट्री करना, मतलब एग्जीक्यूशन करने का काम कहाँ से स्टार्ट करेगा, वो मेन मेथड को पहले ढूंढेगा। और मेन मेथड के अंदर जितनी भी चीजें थी, जितने भी ऑब्जेक्ट बने, जितने मेथड को कॉल किया, उनको एग्जीक्यूट करना। आगे समझ में? अभी स्टैटिक का मतलब क्या है, स्टैटिक क्यों लिखते हैं उसको समझो। आगे हम स्टैटिक कीवर्ड का बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले। इधर जो मैं बता रहा हूँ उसको सिर्फ समझो। क्या है स्टैटिक क्यों लिखते हैं, जेवीएम बिना ऑब्जेक्ट बना ही इस मेथड को रन कर सके। मतलब वहां आपको कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली मेथड को कॉल कर लो मेन मेथड के अंदर। वो किसकी वजह से होता है, स्टैटिक की वजह से होता है। मतलब आपको अगर आपने कोई स्टैटिक अगर डिक्लेयर कर दिया, मतलब कि
स्टैटिक अगर आप आगे हम समझेंगे, थोड़ा मिस्टेक होगा इधर, आगे हम समझेंगे कि स्टैटिक कीवर्ड का एक्चुअल में यूज क्या है। अभी इस जगह स्टैटिक क्यों यूज किया है इसको समझो सिर्फ। जब मैं आपको स्टैटिक कीवर्ड के बारे में समझाऊंगा तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अभी समझो इधर क्या है। तो स्टैटिक इसके अंदर इसके लिए यूज किया है कि जेवीएम बिना ऑब्जेक्ट बनाए, जेवीएम को ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े, उस मेथड को रन करे। जो मेथड आपने मेन मेथड है उसको रन करने के लिए जेवीएम को कोई भी ऑब्जेक्ट ना बना सके, उसके लिए क्या यूज किया जाता है, पब्लिक के बाद स्टैटिक यूज किया जाता है। इसीलिए मेन मेथड को ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बिना ही एग्जीक्यूट किया जा सकता है। आगे समझे, अभी समझ में आ गया होगा तो बहुत बड़ी बात है। नहीं भी समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, आगे हम समझेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, क्या होता है, सभी चीजें समझो। आप देखो, जब आपने मेन मेथड कोई डिक्लेयर की होगी, जेवीएम क्या करता है, उसे बिना ऑब्जेक्ट बनाए ही उस मेथड को रन करता है। आगे समझे, तो आपको जेवी जो मेन मेथड है उसका कहीं भी आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती, उसे बिना ऑब्जेक्ट बनाए एग्जीक्यूट किया जा सकता है। आगे समझ में, फिक्स सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड मतलब क्या होता है, जावा का मेन मेथड का एक सिग्नेचर फिक्स होता है। मतलब आप देखो कहीं भी जाओ तो भी आपको ये जावा का सेम मेथड ही आपको हर जगह मिलेगा, एक सिग्नेचर की तरह है। मतलब ऐसा समझो कि पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग डबल स्क्वायर ब्रैकेट कॉमा कॉमा नहीं सॉरी स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट अर्क्स और पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर आपकी वो लिखी जाएगी। अभी मेथड मतलब क्या, ओपन ब्रैकेट तो क्लोज ब्रैकेट आपके आ ही जाएंगे। अगर आप इसमें कुछ भी चेंज करोगे, स्पेलिंग और टाइप, तो जेवीएम इस मेन मेथड को नहीं मानेगा, प्रोग्राम रन ही नहीं करेगा। तो आपको सेम टू सेम लिखना है, पब्लिक लिखना है, उसका स्टैटिक लिखना है, वॉइड लिखना है, मेन लिखना है। इसके अंदर कोई भी आपने चेंज अगर कर दिया, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तो वो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, एरर आपका आ जाएगा। तो ये फिक्स सिग्नेचर है, आपको हर जगह सेम आपको यूज करना होता है। आ गए समझ में। नेक्स्ट आप समझो कि क्या है, उसकी सभी मैंने इधर फीचर्स एक बार फिर से रिवाइज कर दिए समरी के फॉर्म में। पब्लिक क्या है, जेवीएम मेथड को सब जगह से एक्सेस करने के लिए पब्लिक हम वहां लिखते हैं। स्टैटिक क्या है, बिना ऑब्जेक्ट किए जेवीएम मेथड को रन, मेन मेथड को रन करने के लिए यूज किया जाता है। वॉइड क्या है, मेथड कुछ रिटर्न नहीं करता, आप इधर कुछ रिटर्न नहीं करता, रिटर्न करना होगा तो हमने पढ़ा इसी के अंदर, इंट हम ले सकते हो। अभी मेन क्या है, ये मेथड जेवीएम के लिए स्पेशल होती है, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। ठीक है, ये मेथड जेवीएम के लिए स्पेशल होती है, यहाँ से ही अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, इसको कमांड लाइन आर्गुमेंट एक्सेप्ट करने के लिए उसका यूज किया जाता है। कमांड से जो भी आर्गुमेंट देवे, आउटपुट आप जो भी दो, आउटपुट मतलब कि जैसे दो नंबर को ऐड करना है, तो जब भी आप कोई स्कैनर क्लास की मदद से अगर इनपुट ले रहे हो 1 2 और इन दोनों को ऐड करने का लॉजिक आपने लिखा, तो आउटपुट पे आपको क्या दिखेगा, जो उसको रिसीव करने का काम कौन करता है, स्ट्रिंग अर्ग्स करता है। मतलब कमांड लाइन आर्गुमेंट, कमांड से जो आर्गुमेंट, कमांड लाइन इंटरफेस से जो आर्गुमेंट दिए जाते हैं उनको कौन रिसीव करता है, कौन एक्सेप्ट करता है, अपना स्ट्रिंग अर्ग्स जो होते हैं। ये क्या होते हैं, स्ट्रिंग अर्ग स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कि कैरेक्टर का एक सेट आप कह सकते हैं, एज एन आर्गुमेंट उस मेथड को दिया जाता है। आगे समझ, जैसे कि दो नंबर को ऐड करना है, इंट a इज इक्वल टू 10 मान लो, b इज इक्वल टू क्या किया 20 मान लिया। इन दोनों को आपने क्या किया, मान लो कि प्लीज एंटर टू नंबर, तो टू नंबर जैसे डालोगे तो 10 20 आगे हम समझेंगे। उन दोनों को ऐड करने के बाद क्या होगा, उन दोनों का आप जैसे कमांड पे डाल रहे हो उसे रिसीव करने के लिए मेन मेथड के अंदर कौन होगा, अपना स्ट्रिंग और अर्ग्स होगा, उसको क्या करेगा, रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद क्या हो जाएगा, उसे आउटपुट स्क्रीन पे जो लॉजिक होगा उसी एग्जीक्यूट के अनुसार, एडिशन का डिवीजन का जो भी लॉजिक होगा, अगर आपने मेन मेथड के अंदर उस फंक्शन या मेथड को कॉल किया होगा तो आपका या उसका क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया होगा तो आपका वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। आगे सामने ये हो गया अपना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के बारे में। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। जितनी भी सारी चीजें मैंने आपको समझाई है, ये चीजें बिगनर के लिए बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया, क्योंकि जब मैंने भी पढ़ा था ना, तभी भी मुझे ये पता नहीं था कि मेन मेथड ही क्यों लिखते और मेन मेथड का एक्चुअल मीनिंग क्या है, वो कोई भी मुझे दिखा नहीं, पर मैंने आपको इधर बहुत अच्छी तरीके से बताने का ट्राई किया। अभी आपको एक ही काम करना है, क्योंकि पिछली वीडियो के भी बहुत कम व्यूज आए, इसको आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गया था कि कैसे मतलब कि आप समझो कि मैं इतना ज्यादा एफर्ट उसके अंदर दिया था, तभी भी लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गई अभी। आप देखो कि मतलब ज्यादातर मुझे जो जो भी व्यक्ति गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट में लगता है, इंडिया की मैं बता रहा हूँ, इंडिया की रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, जो बड़ी कंपनी में काम करते हैं ना, वो क्या करते हैं मालूम है क्या, अगर वो क्या करते हैं कि वो उनका नॉलेज शेयर करते हैं लोगों के साथ, अलग अलग प्लेटफॉर्म खोल कर वो क्या करते हैं कि वो जॉब के साथ ही कई सारे यूट्यूबर इसके ऊपर काम करते हैं, तो ऑब्वियसली उनके ऊपर ज्यादा लोग जाएंगे। उन्होंने स्टडी भी बहुत अच्छे से किया होता है, तभी वो वहां पे सिलेक्ट हुए। और हर एक का डिलीवर करने का तरीका बहुत अलग होता है। आगे समझे, तो उसी वहां पे ज्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं, उनको लगता है कि वो जो पढ़ा रहे उसी उन्हीं के बात पे वो चलने की कोशिश करते हैं, और कई सारे लोग वहां से सिलेक्ट भी हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। पर अभी मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आपको पढ़ाते पढ़ाती
अलग मतलब कि गेट की प्रिपरेशन होगी, उन पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक टियर 3 कॉलेज से बिलोंग करता हूँ, पढ़ाने के अंदर ज़्यादा है, तो मैं उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। आ गया समझ में? तो यही है कि हम भी ट्राई करेंगे उनके जैसा बनने का, क्योंकि वो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म की वजह से ऊपर जा रहे हैं, तभी उनके पास इतनी ज़्यादा क्राउड आ रही है। कोडिंग के अंदर ये एक अलग ही फंडा चल रहा है, उसी को हम अभी फॉलो तो नहीं कर सकते, पर हमें थोड़ा सा उसके अंदर कोई ज्यादा मतलब कि हम हमारे पास जो भी स्किल होंगी मेरे पास, वो आपको डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो इसके इस इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे मुझे मैसेज करो, मैं जरूर वहाँ आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और कोई भी आपको मैंने हमेशा कहा है कि आप जो लेक्चर दिख रहे हो उसको क्या करो, लिंक्डइन के ऊपर उसका स्क्रीनशॉट या आपकी नोट्स जो आपने लिए उसको शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आपकी जर्नी वहाँ दिखेगी, इसके ऊपर लिंक्डइन के ऊपर दिखेगी। जब भी आपका रिज्यूमे सिलेक्ट किया जाएगा, आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल देखी जाएगी, तो आप वहाँ उनको समझेगा कि ये बंदे ने सच में कई सारे चीजें के ऊपर काम पहले से ही करके रखा है। आ गए समझ में? तो यही था इस लेक्चर के अंदर। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।